का हमारे नए क्लास पे। हम स्टडी कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बीएससी फिजिक्स के सेकंड सेमेस्टर को, जो कि एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य हिंदी बेल्ट राज्यों में अभी एट प्रेजेंट में चल रहा है। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि वहाँ पे हमने अपने सिलेबस को भी इंट्रोडक्टिव फॉर्म में देखा था। अब हम टॉपिक वाइज अपने स्पेसिफिक रहेंगे और जितना हो सके छोटे से छोटे फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं सीट, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने टॉपिक में वेक्टर क्षेत्र का कर्ल। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। उसके आगे हम वेक्टर क्षेत्र के आज कर्ल के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा विजुअल्स के थ्रू हम प्रीवियस क्लास को अभी आज रिवाइज करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या चीज आपको स्टडी की थी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो विजिबल हो रहा है, ये जो सीट इस तरह से आपकी बनाई गई है, ये आफ्टर क्लास आपको आसानी से आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उस तरह से ही लिखा गया है कि अगर एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है कि वेक्टर क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, तो आपको ऐसा इतना ही लिखना है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक, सिमिलरली अदर टॉपिक भी आपको एज इट इज एग्जाम में कितने अमाउंट में उन्हें लिखना चाहिए वो आएगा। ये वाला साइड वाला सेक्शन जो रिमार्क्स का सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारे आपके ऑन गोइंग क्लास में डिस्कशन के लिए है कि हम यहाँ पे जो भी रफ वर्क करेंगे वो चीज, और या तो आपके पास जब ये सीट रहेगी तो आप इस पे अपने कुछ छूटे हुए टॉपिक्स जो आपको ऐड करने हैं, कुछ क्वेश्चंस, वो आप यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में जो मेन टॉपिक हमने पढ़ाई की है उसके कुछ विजुअल्स आपको पहले मैं शो आउट कर रहा हूँ, देन आफ्टर हम अपने इस टॉपिक पे वेक्टर क्षेत्र के कर्ल पे मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक विजुअल मैंने आप लोगों के पास यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट एंड डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑन अ माउंटेन। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। कल हमने एक चीज पढ़ा था जिसको कहते हैं ढाल। ग्रेडियंट के बारे में जो आपने पढ़ा था वो ढाल होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ था कि ये क्या है जी, अपने आप में अदिश क्षेत्र है। अदिश क्षेत्र क्या होगा कि जो चारों ओर फैलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी माउंटेन की चोटी पे खड़े हैं और 360 डिग्री पे चारों ओर जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया या जितना व्यू है 360 डिग्री पे चारों ओर, वो उसका अदिश क्षेत्र है। अदिश क्षेत्र क्यों? क्योंकि माउंटेन तो मूव नहीं कर रहा है लेकिन उसका रेंज चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर। अब आपको अगर किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग या स्पेसिफिक किसी पेड़ की दिशा में उसका पोजीशन आपको फाइंड करना है उस बिल्डिंग का, तो आपको क्या पता लगाना पड़ेगा? माउंटेन की चोटी से लेके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक आप एक स्लोप लाइन खींचेंगे और वही उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। तो इस इमेज में यहाँ पर ये अगर माउंटेन है, अगर मैं इसे टिल्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये हाइट वाइज ऐसे में आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अगर हम इसे मूव करते हैं, देखिए जरा, तो अगर ये हाइट है, ये वाला पोजीशन यहाँ पर, ठीक, इसे मैं रोटेट करता हूँ आपके साइड, ये देखिए इधर, ये एक डायरेक्शन इन हुआ है और इस बिंदु पर ये बिंदु यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये देखिए रेड कलर का पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ठीक, ये पॉइंट मैं मूव कर रहा हूँ, जहां पे मैं भी रखूंगा वहां पे मान लीजिए इस वाले माउंटेन के ऊपर इसे रख देता हूं इस तरह से, और आपको पता लगाना है कि इसका स्लोप क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्शन किस दिशा में आपको लेना है, उस दिशा में, जैसे अपन इसको ऐसे सेट करते हैं, ये देखिए, तो उस वाले माउंटेन की चोटी की ओर आपको एक स्लोप मिलेगा यहां से यहां तक, वही क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट कहलाएगा। बस इतना ही इसमें आपको इस विजुअल से समझाने का मतलब है कि देखिए ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, यही डायग्राम बना हुआ है और ये आप इसको हाइट के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ग्रेडियंट कहने का मतलब है चारों ओर जो फील्ड फैला हुआ है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में
पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना, फाइंड करना, जो किसके हेल्प से हो सकता है, स्लोप के हेल्प से होता है या ग्रेडियंट के हेल्प से होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस जो होता है एक फैलाव है वेक्टर फील्ड में। डाइवर्जेंस अपने आप में फ्लक्स का फैलाव है, ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, या हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट में देखें तो लिक्विड हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ऑप्टिक्स में हम लोग देखें अगर प्रकाश में, तो सनलाइट हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके ओके, तो डाइवर्जेंस का मीनिंग हम लोगों ने जाना कि किसी भी स्रोत से फ्लक्स रेखाएं यदि बाहर की ओर जा रही हैं, फैल रही हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस रहेगा। फ्लक्स रेखाएं मतलब उसके प्रभाव, ठीक। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ अगर सेंटर पे अगर आप इसको सन मानते हैं, सूर्य, तो चारों ओर ये जो एरो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यही फैलाव क्या है, उस चीज का डाइवर्जेंस है। और ये क्या है जी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अगर ये इनवर्ड रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन आने वाले रेज उपलब्ध नहीं है। परिभाषा ये है कि किसी पॉइंट से बाहर जाने वाला फ्लक्स उसके भीतर आने वाले फ्लक्स से बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ठीक। अगर यही अंदर आने वाला फ्लक्स यदि बाहर जाने वाले फ्लक्स से ज्यादा है, तो वो नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा। उसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था, ब्लैक होल। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस का क्या है एग्जांपल, नदी का स्रोत उद्गम, जहां से नदी का उद्गम हो रहा है, पानी वहां से चारों ओर एक दिशा में पूरा फैलता है, ठीक। समुद्र के बीचों बीच भी जल के स्रोत हुआ करते हैं, तो वो जब जल तल से निकल रहा है तो चारों ओर फैल रहा है, वो डाइवर्जेंस है। ब्लैक होल में चीजें रिवर्स आउट होती हैं, इन होती हैं। कोई भी चीज अंदर जाती है तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, नेगेटिव डाइवर्जेंस कहेंगे। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जीरो डाइवर्जेंस, मतलब जब इन होने वाला फ्लक्स आउट होने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, तब आप उस क्या पाएंगे, जीरो डाइवर्जेंस पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। और एक चीज हम लोगों ने जाना था कि ग्रेडियंट क्या है, अपने आप में एक ऑपरेटर है, ठीक। उसको यदि आप किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, डाइवर्जेंस मिलता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है, एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, ठीक है। अब सिमिलरली कॉन्सेप्ट को लेते हुए आज हम लोग अपने कर्ल के बारे में स्टडी करेंगे कि कर्ल क्या होता है, मैथमेटिकली भी और विजुअल्स के साथ भी। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं कि वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज पता होना चाहिए कि कर्ल है क्या। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये वाला कौन सा, ग्रेडियंट ऑपरेटर, यदि किसी वेक्टर फील्ड के साथ, मान लीजिए v अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है, के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता है, सदिश गुणन करता है, ठीक, तो जो आपको आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे, ठीक। यदि v x y z एक वेक्टर क्षेत्र है, तो डेल ऑपरेटर तथा वेक्टर v का क्रॉस गुणन मतलब एक सदिश गुणन, जो कि अपने आप में वेक्टर प्राप्त होगा आपको, जिसे वेक्टर v का कर्ल या घुमाव याद रखेंगे, इसका मतलब होगा रोटेशन कहते हैं। लिखेंगे कैसे, कर्ल v इज इक्वल टू डेल क्रॉस v। इसका फिजिकल मीनिंग कैसे रहेगा, कैसे लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट में सारणिक के रूप में इसे क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको वेक्टर में पता हुआ है। तो आई, जे और के कंपोनेंट के लिए डेल के कंपोनेंट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और वी के कंपोनेंट, चूंकि वी एक वेक्टर है तो एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट इस तरह से लिख देंगे। और इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल जैसे हम सारणिक को सॉल्व करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए, तो ये मिलेगा। फिजिकली ये शो कैसे होती है, क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब वो जो फील्ड है जो डाइवर्ज हो रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसे हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन, ये एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यहाँ पे एक रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है कि जो फील्ड है कर्ल के इफेक्ट के बाद क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव
बोथ आर पॉसिबल, बट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बेसिक जो उसका है वो शो आउट हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसका फिजिकल मीनिंग पे आते हैं कि कर्ल का मीनिंग क्या है हमारे पास, ठीक। क्या बताता है जी, किसी वेक्टर का कर्ल आपको उस बिंदु के ओर चारों ओर कितना घुमाव है इस चीज को बताता है। ये लिखा है यहाँ पर, कितना घूमता है, ठीक। पहला, कर्ल या डेल क्रॉस वी का मेन उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में, पानी के बहाव में, रोटेशंस में, डैम्स में, उसके एग्जिट्स में इसका उपयोग होता है, तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, विद्युत चुंबकत्व में। विद्युत चुंबकत्व में आप आगे चल के अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन जिसे कहते हैं, उसमें इसका उपयोग है। परिनालिका के लिए कितना होता है, क्योंकि ये डीप में आएगा हमारे पास, ठीक। और देखते हैं अब तरल के लिए वेग v का कर्ल उसके घूर्णन के कोणीय वेग की नाप बताता है। मतलब अगर आप किसी लिक्विड का कर्ल निकाल रहे हैं, मतलब वो ये बता रहा है कि पानी कितने एंगुलर वेलोसिटी से वहां पे रोटेट हो रहा है। मतलब इस तरह से अगर पानी पे कोई सराउंडिंग बन रहा है, इस तरह से एक फ्लो बन रहा है, वही आपका कर्ल है। और ये क्या है, अपने आप में एक एंगुलर वेलोसिटी से है, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे जी, अब ये क्या लिखा है देखिए, इसका मान भंवरों के पास अधिक होता है। भंवर किसे कहते हैं, जनरली इस तरह का एक रोटेशन, पानी की सतह पे इस तरह का एक रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं मैं, ठीक, वही कर्ल है। और क्या बोलते हैं देखिए, वर्लपूल रीजन, ये जो इस तरह से एक भंवर बनती है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्लपूल। वॉशिंग मशीन किसी सबके घर पे होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्लपूल। तो कंपनी भी है ना। तो वर्लपूल का मतलब है कि रिंग होना, रोटेट होना किसी पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक। अब अगर इसी को एज अ एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो क्या होगा कि किसी चालक में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी धारा प्रवाहित करने पर उसमें मैग्नेटिक क्षेत्र बी का जो रोटेशन या कर्ल है, उस बिंदु के पास एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान के धारा घनत्व को बताता है। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स का रोटेशन रहेगा उतना ज्यादा करंट का डेंसिटी है, ये आप वहां पे बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में सेलोनाइड वगैरह इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं, हम जानते हैं कि इसमें हम लोग नरम लोहे के टुकड़े पे अगर आप तांबे की पतले तार की इस तरह से रोटेशन करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस या माइनस का एक सर्किट कंप्लीट करते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और यहाँ से एक बल रेखाएं इस तरह से जनरेट होने लगती हैं, इस तरह से, ठीक। आपको पता है कि वो एक डायरेक्शन से जाके दूसरे डायरेक्शन, तो आपको पता है कि जहां पे ये ज्यादा सघन रहती हैं, जहां पे इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे रोटेशन ज्यादा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट की डेंसिटी है, धारा के मान, धारा का घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहता है, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है अपने आप में। और एक एग्जाम्पल है इसके हमारे पास यहाँ पे कि एक इररोटेशनल वेक्टर, अघूर्णी वेक्टर क्षेत्र, मतलब जो कर्ल नहीं हो सकता, जिसको नहीं घुमा सकते, रोटेट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, अपने आप में एक संरक्षित क्षेत्र के लिए कर्ल का मान शून्य होता है। वो अपने आप में एक संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अगर मतलब अगर आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे डाइवर्जेंस हम लोगों ने कल निकाला, दिए हुए एक वेक्टर के फॉर्म में आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, जिसका हमने क्या किया जी, डॉट प्रोडक्ट निकाला, और जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर किया कि पॉजिटिव आ रहा था कि नेगेटिव आ रहा था, डाइवर्जेंस। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन के फॉर्म में क्या दिया जा सकता है, वेक्टर का फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सिंपली, और वहां पे हम ये फाइंड करेंगे कि क्या हमें पॉजिटिव मिल रहा है, क्या हमें नेगेटिव मिल रहा है, ठीक। और यदि जीरो मिल रहा है, यदि कर्ल आपको जीरो मिल रहा है, तो उसे ध्यान रखेंगे, आप उसे बोलेंगे कि वो जो फील्ड आपको दिया गया है वो क्या है जी, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। ऐसे वेक्टर को स्केलर क्षेत्र के ग्रेडियंट के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ विजुअल्स इसके मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैथमेटिकल एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलिए भाई, ये हमारे पास कर्ल का एक्चुअल मीनिंग क्या है विजुअलाइजेशन में, ये हमारे सामने है यहाँ पे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं जो बोल रहा था कि डाइवर्जेंस क्या है, फैलाव है, और कर्ल क्या है, रोटेशन है फील्ड का। तो अब मैं इस पर्टिकुलर एप्लेट को मूव कर रहा हूं, आप इसे समझिए। ये देखिए, पेपर में जो हमारे स्टडी शीट में हमने डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया है। 1 सेकेंड, ओके,
कुछ इस तरह से, है ना। एरो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है, एक डायरेक्शन है, रोटेशनल वेक्टर फील्ड है ये अपने आप में, है ना। और अगर ये, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि पानी में आपको चीनी घोलनी है गिलास में, तो चीनी डाल के आप गिलास में चम्मच घुमाएंगे, ठीक, चीनी डाल के चम्मच उसमें घुमाएंगे तो एक रोटेशन जनरेट होगा, और वो रोटेशन कैसे दिखाई देगा जी आपको, कुछ इस तरह से। देखिए लिक्विड की हर परत मूव करने लगेगी, ठीक, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, ये चाहे आप इसे किसी भी डायरेक्शन से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कर्ल है कि कोई फील्ड का एक तरह का रोटेशन ही हमारा क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। ओके, ठीक। देखते हैं इसमें और क्या चीजें हमारे पास। ये देखिए, अगर ये स्रोत है और इसके चारों ओर यदि कर्ल डेवलप हो रहा है तो वो किस तरह से शो आउट होगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, क्लियर है। यहां से देखें तो आपको कई प्लेन मिल जाएंगे, एक्स जेड प्लेन में ये रोटेट कर रहा है, ठीक, इस तरह से। डायग्राम में जब अगर आप इसको 2D डायग्राम में हमने देखा था तो कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो आई होप इस चीज को आपको दिखाने से ये सब बना के नहीं आना है एग्जाम में। एग्जाम में तो उतना ही लिखना है जितना हमने सीट पे लिखा हुआ है, बस बेसिक डेफिनेशन अगर पूछता है तो। ऐसे भी हमें एप्लीकेशन पोर्शन पे जाने हैं, थ्योरम्स पे जाने हैं, तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ताकि जब आप आगे चल के मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, बायोसेवर्ट लॉ पढ़ेंगे अपने आगे 3rd यूनिट में, तो ये बार बार आएगा वहां पर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आएगा, डाइवर्जेंस आएगा, कर्ल आएगा, तो एक विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है वहां पे। हाँ भाई कि इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव हो रहा होगा तो इस तरह से हमको एरिया लेना है, बस वही एक हमको अपने माइंड में क्लियर करने की जरूरत है, दैट सफिशिएंट। ओके।